नमस्कार। सुबह के 8 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 जुलाई से शुरू होने वाले कांवड़ यात्रा को लेकर अब बड़ा फैसला लिया है। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा होगी। कांवड़ संघों से अपील की गई है कि इस बार संख्या को सीमित रखें। साथ ही दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश आने वाले कांवड़ियों को आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। तो कुछ नियम कायदे कानून के साथ कांवड़ यात्रा को मंजूरी उत्तर प्रदेश में मिल गई है। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ ही यात्रा होगी और जो लोग बाहर यानी बाहरी राज्य से आ रहे हैं उनको आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। तो भले ही उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को मंजूरी मिल गई हो, लेकिन उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को इजाजत नहीं मिली है। धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम पुष्कर धामी ने अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय मीटिंग की। करीब 1.25 घंटे ये मीटिंग चली है और बैठक के बाद सीएम ने कहा कि हरिद्वार को कोरोना महामारी का केंद्र नहीं बनने दे सकते। लोगों का जीवन प्राथमिकता है और यही वजह है कि उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा नहीं होगी इस साल। पिछले काफ़ी दिनों से बहुत इसमें एक्सरसाइज की, उच्च अधिकारियों से भी बात की और पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों की भी आपस में वार्ता हुई। इन सब का निष्कर्ष निकला कि हम ऐसे समय में, जबकि कोरोना महामारी और हमारे यहाँ पर अभी वेरिएंट एक वहाँ पर गदरपुर में पाया गया, तो हरिद्वार को हम जो है एक कोरोना महामारी का केंद्र नहीं बनाना चाहते हैं। लोगों का जीवन हमारे लिए प्राथमिकता है। हम उससे बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं कर सकते, उसमें हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे। इसलिए हमने यात्रा स्थगित करने का फैसला किया। उधर केंद्रीय कैबिनेट पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि कोरोना को देखते हुए सरकार ने इस साल अमरनाथ और कांवड़ यात्रा रद्द करने का फैसला लिया है। लोगों की जान बचाना सरकार की जिम्मेदारी है और लोगों को भी कोरोना की गंभीरता को समझना चाहिए। देश की जनता को जान बचाना चाहिए, कोरोना को हराना चाहिए सबसे पहले। इसलिए अमरनाथ यात्रा हो, ये भी हो, इसके कारण से हम उसको कैंसिल करना पड़ा। देश का जनता समझना चाहिए आज कोरोना सीरियसनेस। इसी दृष्टि से आज भारत सरकार एक जिम्मेदारी के साथ ये निर्णय लिया है, क्योंकि आज देश का स्थिति, आर्थिक स्थिति हो, लोगों का जान बचाना हो, हमारा जिम्मेदारी बनता है। इसके लिए हम ये निर्णय लिया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लोगों को आगाह किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के तमाम हिल स्टेशन पर सैलानियों की ओर से बढ़ती जा रही लापरवाही का जिक्र करते हुए कहा कि इस तरह की लापरवाही बड़े खतरे को दावत दे सकती है। और इस दौरान देश के प्रधानमंत्री ने नॉर्थ ईस्ट के कई जिलों में कोरोना के बढ़ते मामलों पर अपनी चिंता भी जताई है। काल में लोगों को जरा सी छूट मिली, लोग उस दहशत को भुला बैठे जिस दहशत को देश ने महज कुछ ही दिनों पहले महसूस किया था। मनाली, शिमला, नैनीताल और मसूरी जैसे इलाकों में उमड़ी यही भीड़ इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंता का विषय बन गई है। लोग न सिर्फ मास्क लगाने में लापरवाही बरत रहे हैं, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को भी भुला बैठे हैं। यही वजह रही कि 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में पीएम मोदी ने पहाड़ों पर उमड़ी इस भीड़ को लेकर अपनी गंभीर चिंता जाहिर की। आज मैं बहुत जोर देकर कहूंगा कि हिल स्टेशन में, मार्केट्स में बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना, मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है, ये ठीक नहीं है। इस दौरान पीएम मोदी ने कोरोना के लगातार बदलते वेरिएंट को लेकर भी अपनी चिंता जाहिर की। साथ ही उन्होंने दावा किया कि कोरोना नियमों का सख्ती से पालन ही वायरस को हरा सकता है। साथियों, हमें कोरोना वायरस के हर वेरिएंट पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि ये बिल्कुल बहुरूपिया है, बार बार अपने रंग रूप बदल देता है। नॉर्थ ईस्ट के कई जिलों में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर भी पीएम मोदी ने लोगों को आगाह किया। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए सतर्कता और वैक्सीनेशन अभियान में तेजी ही सबसे कारगर हथियार है। नॉर्थ ईस्ट के कुछ जिले ऐसे हैं जहां संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इन संकेतों को हमें पकड़ना होगा। हमें और सतर्क रहने की जरूरत है
और लोगों को भी लगातार सतर्क करते रहना पड़ेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कोरोना की तीसरी लहर को गंभीरता से लेने की हिदायत दी है। जब हम थर्ड वेव की बात करते हैं तो हम थर्ड वेव को मौसम के समाचार की तरह से, वेदर अपडेट की तरह से सामान्य रूप में ले रहे हैं। हम उसकी गंभीरता और उससे संबंधित अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को शायद जिस स्थाई पर समझने की जरूरत है, वहां पर कुछ चूक हो रही है। यह मॉनसून की बारिशों से आने से पहले कहीं हम घूमने चले जाएं, या ऐसा कोई सिंपल आचरण नहीं है, बल्कि वायरस वर्सेस ह्यूमन बीइंग, इसके बीच चलने वाली कंटिन्यूअस लड़ाई है। और सीएम के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर के सेवाश्रम में जनता दरबार आज लगाएंगे। इसके बाद 11 बजे वो गोरखपुर वासियों को कई सौगात भी देने वाले हैं। ये विकास योजनाओं की सौगात होगी गोरखपुर वासियों के लिए। सीएम योगी यहां पर 80 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। 40 करोड़ से ज्यादा की 75 योजनाओं का लोकार्पण होगा, जबकि 39.5 करोड़ की 48 योजनाओं का शिलान्यास होगा। इसके बाद सीएम योगी एनेक्सी भवन में नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुखों के साथ एक बैठक भी करेंगे, जिससे जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी। इससे पहले कल भी सीएम योगी ने कई विकास योजनाओं की सौगात गोरखपुर वासियों को दी थी और गोरक्षनाथ मंदिर में पूजा की थी। और अब बात प्रधानमंत्री मोदी की काशी यात्रा की। तो प्रधानमंत्री मोदी कल वाराणसी दौरे पर होंगे। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर करीब 5 घंटे तक रहेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, गदोलिया मल्टी लेवल पार्किंग, क्रूज और रोरो समेत करीब 1583 करोड़ की योजनाओं का तोहफा काशीवासियों को देने वाले हैं। वहीं कुछ नई योजनाओं की बुनियाद भी रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी कल यानी 15 तारीख को, और कहा यह जा रहा है कि इस दौरान कई का शिलान्यास करेंगे, कई का लोकार्पण करेंगे, कई योजनाओं का, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक विजन था मोदी का वाराणसी को लेकर। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है, उसका लोकार्पण किया जाएगा। स्मार्ट स्कूल बच्चों के लिए उन्होंने कल्पना की थी कि एक सरकारी स्कूल किस तरह से प्राइवेट स्कूल को टक्कर दे, उस तरह से एक स्मार्ट स्कूल तैयार किया गया है काशी में। तो ये तमाम परियोजनाएं हैं जिसका कल शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री करने वाले हैं, और ये सब आम जनता के लिए होगा। तो शिलान्यास किस किस का होना है और लोकार्पण किस किस का होना है, वो भी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वाराणसी के दौरे पर होंगे प्रधानमंत्री यानी कल 15 जुलाई को, और इस दौरान बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, गदोलिया मल्टी लेवल पार्किंग, क्रूज, रोरो समेत करीब 1583 करोड़ की योजनाओं का तोहफा काशीवासियों को देने वाले हैं। वहीं पर कुछ नई योजनाओं की बुनियाद भी पीएम रखने वाले हैं। 15 जुलाई को पीएम मोदी वाराणसी आएंगे। उनके आने से पहले सीएम योगी ने 13 जुलाई को ही उन जगहों का जायजा लिया जहां जहां पीएम मोदी जाने वाले हैं। पीएम मोदी के आगमन से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ काशी पहुंचे और उन सभी जगह पहुंचे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। उन्होंने एक एक बिंदु की जानकारी ली, एक एक कार्यक्रम स्थल को देखा और अफसरों से पूरे कार्यक्रम का फाइनल मसौदा तैयार करने के साथ ही कुछ सुझाव भी दिए। सीएम योगी ने बीएचयू का जायजा लिया क्योंकि पीएम मोदी 15 जुलाई को बीएचयू में 100 बेड के एमसीएच विंग का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के साथ तीसरी लहर पर डॉक्टरों से बात भी कर सकते हैं। बीएचयू आईआईटी मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी ने काशी कॉरिडोर का भी जायजा लिया। पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, और इसके तैयार हो जाने से काशी की तस्वीर बदल जाएगी। सीएम योगी रुद्राक्ष सेंटर भी गए। 186 करोड़ की लागत से तैयार रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर काशी और जापान की सांस्कृतिक धरोहरों की कहानी बताएगा। 15 जुलाई को पीएम मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी जाएंगे। तो सबसे पहले खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभा स्थल बीएचयू के पहुंचे। उसके बाद जो नया एमसीएच विंग बनकर तैयार है, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करना है, उसको सीएम ने देखा। उसके बाद सीएम पहुंचे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, जहां हम लोग मौजूद हैं, और यहां से सीएम योगी आदित्यनाथ
सर्किट हाउस में पहुंचे, जहां पर उन्होंने जो पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है उसको लेकर समीक्षा की। तो न केवल प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा की, बल्कि विश्वनाथ मंदिर भी गए और अन्नपूर्णा मठ में जो पिछले दिनों वहाँ के महंत रामेश्वरपुरी का देहांत हो गया, तो वहाँ पर भी पहुंचकर उन्होंने संतों को और उनके विद्यार्थियों को ढांढस बंधाया। ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के अंदर की तस्वीरें हैं। जापान की मदद से इसे तैयार किया गया है। 15 जुलाई को इस सेंटर में पीएम नरेंद्र मोदी करीब 1 घंटे रहेंगे। मुख्य हॉल में 500 प्रबुद्ध जनों से संवाद करेंगे। जापानी शैली में इस सेंटर को सजाया गया है। चारों ओर रुद्राक्ष लगाए गए हैं, इसलिए इसका नाम रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी रखा गया है। आसमान से देखने पर यह शिवलिंग की तरह दिखाई देता है। 2015 में जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे के दौरे पर रूपरेखा तैयार हुई थी और 5 साल में इसे बनाकर तैयार किया गया है। इसमें एक साथ 1200 लोग बैठ सकते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुत्फ उठा सकते हैं। छोटे छोटे 2 हॉल भी हैं। 15 जुलाई को इसे काशी वासियों को सौंप दिया जाएगा। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में पीएम मोदी रुद्राक्ष का पौधा भी लगाएंगे। करीब 6 फीट के पौधे को कोलकाता से मंगाया गया है। वन विभाग ने इसे लगाने की तैयारी पूरी कर ली है। पेड़ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कलकत्ता से ये पेड़ मंगाया गया है और यहाँ 5 पौधे पूरे तैयार, जो लगभग 6 फीट इसकी ऊंचाई आप देख रहे होंगे और पूरी तरीके से तैयार ये पेड़ है। और इसी पेड़ को प्रधानमंत्री अपने हाथों से 15 जुलाई को काशी के रुद्राक्ष सेंटर में लगाएंगे। और इन फलों में मैं आपको जो बीज होती हैं, जो रुद्राक्ष के बीज हैं, वो भी दिखाऊंगा ये एक्सक्लूसिव कि बाकायदा जो बीज लगभग लग चुके हैं वो पेड़ यहाँ से मंगवाए गए हैं। तो ये काशी को सबसे बड़ा सौगात मिलने जा रहा है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का जो भारतीय बनारस और जापान के संस्कृति को तो दर्शाएगा ही और साथ में यहाँ की संस्कृति को पूरे विश्व के पटल पर पहुँचाएगा। तो काशी का ये रुद्राक्ष सेंटर वाकई बेहतरीन है। काशी वासियों के लिए एक बड़ी सौगात बनारस में ये होगी। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी 14 ऑक्सीजन प्लांट दानवीरों को सम्मानित करेंगे। गोदौलिया मल्टी लेवल पार्किंग, स्मार्ट स्कूल समेत सड़क, सीवर और पेयजल की योजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे। यानी पीएम मोदी अपने 5 घंटे के दौरे के दौरान काशी को 1582.93 करोड़ रुपए की सौगात देंगे और नई काशी के कार्यों की समीक्षा करेंगे। और माफियाओं पर उत्तर प्रदेश सरकार का एक्शन लगातार जारी है। मुख्तार अंसारी के बाद प्रशासन ने अंबेडकर नगर के माफिया खान मुबारक पर चौतरफा शिकंजा कस दिया है। खान मुबारक ही नहीं, उनके रिश्तेदारों के घर भी प्रशासन ने मंगलवार को जमींदोज कर दिया। अंबेडकर नगर के माफिया खान मुबारक पर चौतरफा शिकंजा कसता जा रहा है। मंगलवार को पुलिस ने उसके बहनोई के घर पर बुलडोजर चलवा दिया। पुलिस ने मकोया में बने उसके बहनोई के गैराज को ध्वस्त कराया, जो पीडब्ल्यूडी की जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाया गया था। पीडब्ल्यूडी का दावा है कि उसके बहनोई ने विभाग की जमीन पर अतिक्रमण करके मकान बनवाया था और इस जमीन को खाली कराने को लेकर कई बार उसे नोटिस भी दिया गया था, लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं आया। लिहाजा प्रशासन ने खान मुबारक की बहनोई की अवैध संपत्ति जमींदोज कर दी। उसका नाम मोहम्मद उमर है और वो उसका काफ़ी बड़ा समर्थक भी है। उसके ऊपर भी कई मुकदमे हैं और वो बसखारी थाने का इंस्टीट्यूट है। उसने काफ़ी समय से पीडब्ल्यूडी की सड़क और उसके पास की ज़मीन को ज़बरदस्ती कब्जा करके वहाँ पर अपना गैराज बना लिया था और खान मुबारक के आतंक की वजह से वहाँ कभी उसको किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया। इस बात को आइडेंटिफाई करके हम लोगों ने 14 की कार्रवाई कराई के तहत। खान मुबारक का नाम प्रदेश के टॉप 10 अपराधियों में शुमार रहा है। उस पर विभिन्न थानों में हत्या, लूट, डकैती, अपहरण और रंगदारी जैसे दर्जनों मामले दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि बसखारी थाने के मकोइया में ये गैराज मुबारक खान की काली कमाई से बनकर तैयार हुआ था। खान मुबारक मौजूदा समय में हरदोई की जेल में बंद है। इससे पूर्व हंसवार में बने कॉम्प्लेक्स और हरसंहार के पुतैनी गाँव में बने खान मुबारक के पुश्तैनी मकान को भी ढहाया गया था। प्रशासन ने उसकी तमाम चल अचल संपत्तियों को भी सील किया है। अम्बेडकर नगर से न्यूज़ 18 के लिए के पांडे की रिपोर्ट। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। और वाराणसी से खबर लेते हैं, जहां पर पूर्व छात्र नेता को गोली मार दी गई है। पूर्व छात्र नेता को बदमाशों ने गोली मारी है। घायल को अस्पताल में फिलहाल भर्ती करा दिया गया है। बस संचालन को लेकर यह पूरा विवाद हुआ। कई महीनों से 2 गुटों में लगातार झड़प हो रही थी।
सिगरा थाना इलाके की घटना है, जहां पर एक पूर्व छात्र नेता को गोली मार दी गई है। और जौनपुर से खबर लेते हैं, यहां पर भी कुछ इसी तरह की खबर है। युवक को लगी है गोली, संदिग्ध हालत में युवक को गोली लगी है। घर के पास ये पार्टी कर रहा था, दोस्तों के साथ जश्न मना रहा था। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है कि किस तरह से इस युवक को गोली लगी। सरपतहा थाना क्षेत्र की वारदात बताई जा रही है। और बुलंदशहर के खुर्जा इलाके में मां बेटे की घर में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने खून से लथपथ लाश को कब्जे में लिया और जांच में जुट गई है। शव करीब 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। पुलिस हत्या की आशंका जता रही है। पुलिस का कहना है कि इस हत्याकांड के पीछे किसी जानने वाले का हाथ हो सकता है, क्योंकि हत्यारे घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी उखाड़ कर लेकर चले गए हैं। हालांकि बाहर लगे 2 कैमरों की मदद से पुलिस हत्यारों का सुराग तलाशने में जुटी हुई है। घरी इनक्लेव में एक मां और बेटे की डेड बॉडी मिली है। ये लगभग 2 दिन पुरानी डेड बॉडी लग रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में इनको मरा हुआ पाया गया है। बदबू आने के बाद पड़ोसियों ने सूचना दी, इस पर पुलिस आकर के छानबीन की है। प्रथम दृष्टया इनका थोड़ा सा लोगों का आना जाना इनके घर पे था, लेकिन ये भी पता चला है कि ये दरवाज़ा बिना पहचान वालों को दरवाज़ा नहीं खोलती थी। इससे पता चलता है कि कोई परिचित इनका आया है और उसी के द्वारा ये घटना कार्य किए जाने की संभावना है। बाकी छानबीन की जा रही है और इसमें पोस्टमार्टम कराने के बाद अभी पंजीकृत किया जाएगा और कार्रवाई कराई जाएगी। और फतेहपुर जिले में 2 गुटों में खूनी संघर्ष का वीडियो अब वायरल हो रहा है। यहां पर मामूली से विवाद में 2 गुट में जमकर लाठी डंडे चले हैं। ईंट पत्थर भी मारे गए हैं, जिसमें 10 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। मामला सदर कोतवाली इलाके के ज्वालागंज बस स्टॉप के पास का बताया जाता है। और एटा में वैक्सीन लगवाने के नाम पर एक मूक बधिर की नसबंदी करने का मामला सामने आया है। अवागढ़ के बिशनपुर गांव में आशा वर्कर पर आरोप है कि वैक्सीन लगवाने और पैसे का लालच देकर नसबंदी करा दी गई, जबकि परिवार वालों के मुताबिक युवक की शादी भी नहीं हुई। वहीं जिले के सीएमओ का कहना है कि ग्राम प्रधान ने लिखित में दिया है कि पीड़ित व्यक्ति की शादी भी हो चुकी है और उसके 3 बच्चे हैं। परिवार की शिकायत पर इस केस की जांच सीएमओ और पुलिस की ओर से की जा रही है। न टीका लगा न कुछ हुआ, इसकी नसबंदी करवा दी। मेरा भाई है 40 वर्ष का, अनमैरिड है, विकलांग है, 100% का सर्टिफिकेट है, इस पर साथी हम साहब का नसबंदी करा दी। ले जाके हमको पता ही नहीं है। फिर माँ से लाएंगे, ला के और यहाँ सड़क पर छोड़ के चली गई। माँ से घर गिरत गिरावत भाई के परेशानी में आ गए। यहाँ आके फिर हमने देख के तब अपने आशा को फ़ोन करो भाई तुमने जो क्या करवा दो। अब जो करिए नहीं है, नसबंदी नहीं कराई, हमने टीका लगाओ की और गहनता से अभी जांच की जा रही है। वैसे प्रधान जो हैं उस गांव के, उनके द्वारा जो लिखित में दिया गया है कि वो इसके घर वालों ने जानबूझ के जो उसकी नसबंदी कराई है और वहाँ के आसपास के लोग भी ये कह रहे हैं कि इनकी नसबंदी इनके घर वालों की साजिशन हुई है। FIR भी करा दी गई है सर महिला आशा के खिलाफ। वो अलग इशू है, वो जांच पड़ताल का इशू है। कई एंगल से जांचें होती हैं, इसमें एक हमारा विभाग भी करता है, एक पुलिस विभाग की तरफ से भी हो जाएगी। अच्छा है, ये दोनों तरफ से जांच होकर एक संकलित जांच आएगी और वो सही रूप से सामने आएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको बता दें, बढ़ाइएगा जोश जब ओलंपिक में उतरेंगे मैन इन ब्लू। आप भी पहनिए टीम इंडिया वाला टी-शर्ट, जानिए इसे जीतने का क्लू। बस स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और क्विज में भाग लें। जुड़िए न्यूज़ 18 के साथ और रोज के लिए ये क्विज और जीतिए टीम इंडिया का टी-शर्ट।